स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की इस गुरु सीरीज में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज फिर लेकर आए हैं अपने 15 सबसे ज्यादा संभावित प्रश्न। आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न, समाचारों में चर्चित पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के आधार पर सही कथनों का चयन करना है। तो हाल ही में ये प्रभाव चर्चा में था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है और ये इसकी खोज हाल ही में ये की गई है कि अभी तक ये प्रभाव केवल ठोस वस्तुओं में देखने को मिलता था। यानी ठोस वस्तुओं में ये था कि अगर कोई ठोस की ऐसी वस्तु है और वो ठोस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है और उस पर अगर दोनों तरफ से कोई मैकेनिकल फोर्स लगाया जाता है तो वो मेटल प्लेट क्या करती थी, वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से बनी मेटल प्लेट क्या करती थी, इलेक्ट्रिसिटी बनाती थी। और इसके माध्यम से ये प्रभाव जो कहलाता था इलेक्ट्रिसिटी बनने का, यानी मैकेनिकल प्रेशर के माध्यम से पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं, ये प्रक्रिया पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाती थी। अभी हाल ही में जो खोज हुई है उसके अनुसार अब यह द्रवों में भी यह प्रक्रिया देखने को मिली है और 140 साल से अधिक समय पहले यह प्रभाव खोज की गई थी, लेकिन द्रवों में यह गुण अभी प्रदर्शित हुआ है। इसकी खोज हाल ही में की गई है। तो आइए देखते हैं क्या है ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो क्वार्ट्ज सबसे प्रसिद्ध पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, तो ये एकदम सही है। क्वार्ट्ज मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। ये सीधे भी पूछा जा सकता है रासायनिक नाम लिख करके, SiO2 क्या होता है। तो क्वार्ट्ज होता है जो कई जगह आपने घड़ियों में प्रयोग होता है या एनालॉग क्लॉक्स में प्रयोग होता है, इसीलिए घड़ियों में क्वार्ट्ज भी लिखा हुआ आपने कई बार देखा होगा। इस तरीके से क्वार्ट्ज घड़ियों में लिखा रहता है। तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और ये क्या है, क्वार्ट्ज जो है ये एक प्रकार का पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल या पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है जो कि मैकेनिकल प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसके अलावा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव यांत्रिक तनाव के विरुद्ध विद्युत आवेश उत्पन्न करने की क्षमता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट है, ये भी ठीक है। तो दोनों 1 और 2 सही हो जाएगा। और हाल ही में जो इसकी खोज की गई है वो किसमें की गई है, आपकी लिक्विड्स में भी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की गई, इस कारण से ये हाल ही में चर्चा में था। SiO2 नाम जरूर याद रखिएगा। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, और वहां पे इस तरीके के 3-4 रासायनिक नाम दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, 1972 में। तो इसके 50 साल पूरे हुए 2022 में। 1973 में ही शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। 2023 में इसके जो है 50 साल पूरे हुए हैं। और अभी जो आपका हाथी संरक्षण परियोजना है उसकी भी 30 ईयर्स पूर्ण हुए हैं। तो इन्वायरमेंट में जो क्वेश्चन आएगा और साइट्स के भी 50 साल पूरे हुए हैं। तो इन्वायरमेंट के टॉपिक आप ये कुछ याद कर लीजिए, हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है साइट्स, प्रोजेक्ट टाइगर और आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये तीनों से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा क्योंकि इनके 30 साल और 50 साल पूरे हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो बाघ की विभिन्न सूचियों में स्थिति के आधार पर सही सुमेलित तुमको बताना है। तो बाघ जो प्रोजेक्ट टाइगर में रिलेटेड है, तो ये भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में है, ये भी ठीक है। IUCN की रेड लिस्ट में इसको इंडेंजर्ड माना गया है, ये भी ठीक है। और साइट्स की सूची 1 में रखा गया है। साइट्स मतलब जो इनकी प्रजातियों का व्यापार होता है, अवैध व्यापार होता है, उसको रोकने के लिए जो संगठन है साइट्स, उसकी सूची 1 में रखा गया है और IUCN में इंडेंजर्ड में इसको रखा गया है। तो भारतीय बाघों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से 2023 50 साल पूरे हुए हैं और भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, वर्तमान में 53 है। जो NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA की जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग अभी तक 53 टाइगर रिजर्व हैं। और 53rd जो बना है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो यूपी में ही बना है और उसका नाम क्या है आपका, रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व का किस डिस्ट्रिक्ट में है ये है आपका चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। ये सारा पिछले वीडियोस में कराया है, रिवीजन करते चलिएगा। तो NTCA के अकॉर्डिंग 53 टाइगर रिजर्व है, 53वां यूपी में ही बना है रानीपुर में, जो कि चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है। और टाइगर इन सूचियों में रखा गया है। तो ये तीनों ही युग्म सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य, यानी रेलवे अपने यहाँ पे 0 कार्बन एमिशन 2030 तक लाना चाह रही, यानी जो जीवाश्म ईंधन आधारित रेलवे इंजन है, जो डीजल इंजन है, उनको हटाना चाह रही और धीरे धीरे विद्युत पर निर्भरता ला करके 0 कार्बन एमिशन 2030 तक का लक्ष्य रेलवे ने रखा है। इसी क्रम में ये अभी एक उपलब्धि आई है कि हरियाणा ने 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क अपना बना लिया है। अन्य राज्यों में भी इस तरीके की पहल चल रही है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रेलवे को ग्रीनर बनाती हैं, तो हेड ऑन जनरेशन सिस्टम, बायो टॉयलेट्स और LED लाइट्स। तो ये क्या करती हैं, ऊर्जा के उपभोग को कम करती हैं, जिससे ग्रीन होती है रेलवे। और इसके अलावा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हैज इंक्रीज 10 टाइम्स सिंस
2014, यानी 2014 से 10 गुना तक रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ गया है। सही उत्तर होगा हरियाणा। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस सांस्कृतिक संस्थान को राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो अभी तक स्टेट में जो कल्चरल यूनिवर्सिटी है या कल्चर यूनिवर्सिटी है वो बनेगी अब, और ये किसको निर्णय लिया गया है? भातखंडे संगीत संस्थान को। भातखंडे संगीत संस्थान कहां पे है? ये है आपका लखनऊ में। लखनऊ में है भातखंडे संगीत संस्थान, उसी को राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अलावा जो विकल्प हैं उनकी भी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे भारतीय कला भवन वाराणसी में है, प्रयाग संगीत समिति नाम से स्पष्ट है प्रयागराज में है, और संगीत विभाग संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय ये भी वाराणसी में है। तो ये कई बार मिलाने के लिए भी आ सकता है आपसे, तो इन चारों की लोकेशन भी याद रखिएगा। भातखंडे संगीत संस्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर की आलिया मीर हैं, जिनको वहां के जो मनोज सिन्हा जी हैं उन्होंने भी पुरस्कृत किया है, और ये पर्यावरणीय कार्यकर्ता हैं। वहां पे बहुत सारे पर्यावरणीय कार्यक्रमों का संरक्षण करती हैं, वन्य जीवों का संरक्षण करती हैं, इसलिए वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को दिया गया है। ये कहां संबंधित है? जम्मू एंड कश्मीर से। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय शहर को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अपने शहर में जो ट्री कैनोपी है, जो वृक्षाच्छादन है, उसकी संरक्षण करने संबंधी जो पहल है, वहां पे एक सूची विश्व की जारी की जाती है जिसको ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो इसमें जो शहर शामिल होते हैं उसमें कुछ भारतीय शहर भी शामिल है, जिसमें इस बार मुंबई को इसमें शामिल किया गया है एज ए 2022 ट्री सिटी। तो मुंबई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद और उनके राज्यों के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म आपको बताना है। तो हाल ही में कुछ उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। तो नगरी दुबराज चावल, इसको जीआई टैग दिया गया है, किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ से, ये एकदम सही है। सुंदरजा आम, सुंदरजा आम मध्य प्रदेश से, यह भी सही है। आम को लेकर केवल यूपी आता है दिमाग में, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सुंदरजा आम के लिए मध्य प्रदेश को दिया गया है। तीसरा है गजक, उत्तर प्रदेश। तो गजक यहाँ पे जो है ये मुरैना में बनती है। मुरैना की गजक बहुत फेमस है, और ये कहां पे है? मुरैना, एमपी में। तो ये उत्तर प्रदेश नहीं होगा, तीसरा गलत है यहाँ पे। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। राज्य और जीआई टैग जरूर याद रखिएगा। आम वाला खासकर कंफ्यूजिंग हो सकता है मध्य प्रदेश को लेकर के, और गजक के लिए मुरैना एमपी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो निखत जरीन, ये बॉक्सर हैं, अभी जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इनको हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी, तो एनएमडीसी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है निखत जरीन को। इंडियन बॉक्सर हैं ये निखत जरीन, इनको बनाया है। तो नाम ये जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। वर्ल्ड विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पदकों के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म चुने। तो इस बार भारत ने इसमें कितने स्वर्ण पदक जीते? 4 गोल्ड जीते इंडिया ने। तो 4 गोल्ड में कौन कौन है? पहला नीतू घंगस 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक, निखत जरीन 48 से 50 किलोग्राम में स्वर्ण पदक, लवलीना बोरगोहेन 70 से 75 किलोग्राम में, और स्वीटी बूरा 75 से 81 किलोग्राम में। ये स्वीटी बूरा, तो इनको जो है दिए गए हैं ये सारे पदक, और ये 4 स्वर्ण पदक जीतने में भारत ने काफी उपलब्धि हासिल करी। तो ये चारों महत्वपूर्ण है। इनके भार वर्ग से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 4 स्वर्ण हैं, तो या तो 4 नाम पूछे जा सकते हैं। तो चारों नाम जरूर याद रखिएगा, नीतू घंगस, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन और स्वीटी बूरा। इन चारों के नाम और इनके भार वर्ग कि किसको किस में मिला है, ये मिलाने के लिए भी दे सकता है, और इसको मिसमैच करा सकता है। निखत जरीन के में 81 लिख देगा, स्वीटी बूरा के में 48 लिख देगा, इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि नाम क्या क्या है और इनके भार वर्ग क्या क्या है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्तमान में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है? तो अभी यूएन वाटर 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। थीम क्या थी? 2023 एक्सेलरेटिंग चेंज। और इसकी थीम कैसे एक्सेलरेट करना है? जो परिवर्तन आप विश्व में देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत अपने पास से करें। तो ये 26% लोगों के पास में नहीं है। जो SDG 6 को लेकर के रिपोर्ट आई थी, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर वाटर, ये रिपोर्ट आई थी यूएन वाटर सम्मेलन में यूनेस्को के द्वारा। और इसमें SDG 6 जो है हमारा, वो वाटर से रिलेटेड है, सैनिटेशन से रिलेटेड है। तो उसको लेकर के क्या ग्रोथ रही इस रिपोर्ट में बताया गया था, और ये बताया गया कि 2020 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दुनिया की 26% आबादी यानी 2 बिलियन लोगों के पास पेयजल नहीं है। और स्वच्छता की अगर हम बात करें तो स्वच्छता में, यानी वाटर के अलावा सैनिटेशन की जो बात है, स्वच्छता में 46% लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुंच नहीं थी।
तो ये वाटर और सैनिटेशन को लेकर आंकड़े 26% और 46% सैनिटेशन को लेकर के है और 26% पेयजल को लेकर के है। तो ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण है और इसकी थीम महत्वपूर्ण है और यूएन वाटर का जो वर्ल्ड वाटर डे है वो महत्वपूर्ण है और इस बार पहली बार यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो काफी समय बाद हो रही है, लगभग 70 साल बाद हो रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री। पीएम श्री क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है पीएम श्री। इसके संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव करना है तो इसका नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये एकदम ठीक है। योजना के क्रियान्वयन हेतु 9000 स्कूलों का चयन किया गया। वैसे तो योजना में प्रस्ताव है कि 14500 स्कूलों का चयन किया जाएगा। इसी 14500 के क्रम में सबसे पहला जो चरण है इसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 9000 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया है स्टार्टिंग में अभी, और यहाँ पे एग्जाम्पलर स्कूल बनाए जाएंगे, यानी ऐसे स्कूल बनाए जाएंगे जो कि मॉडल के रूप में पेश किया जा सकेगा और इसमें दूसरे स्कूलों की भी सहभागिता होगी। और साथ ही में ये जो स्कूल होंगे ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है उसके अनुरूप होंगे। उसमें जो शिक्षा नीतियां हैं, जो शिक्षा के प्रावधान है उसके अनुरूप ये स्कूल काम करेंगे और जो पेडागॉगी इसमें अडॉप्ट की जाएगी वो किस के आधार पे होगी? एक्सपेरिमेंटल के आधार पे, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड और प्ले या टॉय बेस्ड होगी, यानी लर्निंग और स्किल पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ना कि पढ़ाने और रटाने पे, यानी सीखने पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और इंटीग्रेटेड रहेगी, यानी एक विषय दूसरे से किस तरीके से जुड़ करके काम करता है इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये पीएम श्री योजना है, दोनों कथन इसके सही है। मंत्रालय याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय, हाल ही में किया गया 9000 स्कूलों को, वैसे 14500 है और ये एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप काम करेगा। तो 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही होंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित संस्थानों और उसके मुख्यालयों के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म चुनना है। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोग जनरली इसमें नाटो सुन के न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी मार के चले आते हैं टिक करके, वो गलत हो जाता है, तो ब्रुसेल्स जरूर याद रखिएगा नाटो का। दूसरा, यूएनईपी नैरोबी, ये अलग है क्योंकि यूएन के अधिकतर मुख्यालय ऐसी जगह पे नहीं, लेकिन ये एक अफ्रीकी देश में है इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और अभी हाल ही में जो पर्यावरण रिपोर्ट्स आई हैं यूएनईपी की 2-3 इस कारण भी चर्चा में रहा है और ये चूंकि यूएन के सामान्य मुख्यालयों से अलग है, अफ्रीकी देश में है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो नैरोबी याद रखिएगा। तीसरा, यूनेस्को, न्यूयॉर्क में नहीं है, ये पेरिस में है, ये पेरिस में है तो ये सुमेलित नहीं होगा। तो 1 और 2 सुमेलित है, सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। तो जितने भी मुख्यालय इस समय चर्चा में है, जितने भी संगठन चर्चा में हैं उनको जरूर ही आपको याद रखना है। जैसे संघाई का याद रखिए, एडीबी का याद रखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, इनके सबके मुख्यालय आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न, हाल ही में साइंटिफिक डेटा पत्रिका में प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का स्थान है। तो ग्लोबल वार्मिंग कौन से 10 देश सबसे ज्यादा कर रहे हैं, इसको लेकर के साइंटिफिक डेटा एक जनरल है साइंस का, उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित करी और उसमें भारत को 5वें स्थान पर रखा गया है कि जो शीर्ष 10 उत्सर्जक देश हैं उसमें भारत भी 5वें स्थान पर है। तो ये एक महत्वपूर्ण डेटा हो सकता है, इससे प्रश्न बन सकता है, लेकिन इससे जो प्रश्न बनेगा वो इसका नाम ही मेंशन करके बनेगा। ओवरऑल ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकता कि अलग से कि भारत ग्लोबल वार्मिंग में किस स्थान पर है, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग स्थान है। तो अगर साइंटिफिक डेटा लिखा हो तभी आप 5th टिक करके इसमें आइएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के पारंपरिक मेलों के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म चुनना है। तो श्रावण झूला मेला ये अयोध्या में लगता है, ये एकदम ठीक है। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में, ये भी ठीक है। और गणगौर मेला ये आपका आगरा में लगता है। तीनों ही सही सुमेलित है, 1, 2, 3। ये उत्तर प्रदेश का ट्रेडिशनल क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। कल्चर से रिलेटेड उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आ सकते हैं, चूंकि मेंस में परिवर्तन हुआ है तो प्रीलिम्स में भी इस बार उत्तर प्रदेश के प्रश्नों की संख्या विगत वर्ष से ज्यादा देखने को मिल सकती है, तो इसको ध्यान रखना है। सही सुमेलित युग्म तीनों है, तो 1, 2, 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो साउथ एशिया की बात की गई है, भारत साउथ एशिया में आता है, भारत के पड़ोसी देशों की बात की गई है, और सबसे बड़ी इसमें महत्वपूर्ण एक बात यह भी है कि पर्यावरणीय रिपोर्ट होते हुए भी इसको जारी किसने किया है? विश्व बैंक, यानी एक आर्थिक संगठन ने इसको जारी किया है। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्ल्ड बैंक ने इसको जारी किया। अब इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विश्व के सबसे ज्यादा जो 10 प्रदूषित शहर है उसमें से 9 जो हैं वो कहां पे हैं? वो आपके साउथ एशिया में हैं। इसके अलावा इसमें 6 ऐसे एयर पोल्यूशन शेड्स की बात की गई है जहां पे सबसे ज्यादा प्रदूषण का केंद्रण पाया जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उन स्थानों की टोपोग्राफी या उच्चावच ऐसा है, या फिर उन स्थानों की ओर जो पीएम कण है या प्रदूषित कण है उनका परिवहन उसी प्रकार से होता है कि वहां पे संकेंद्रण सबसे ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो मुख्य रूप से माना गया है प्रदूषण का कारण, वो है एक तो है आपका जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग, कि जीवाश्म ईंधन कई जगह प्रयोग किए जा रहे हैं, वाहनों में प्रयोग किया जा रहा है, वाहनों के अलावा परिवहन में प्रयोग किया जा रहा है, जैसे रेलवे में प्रयुक्त होता है, और उसके अलावा कई उद्योगों में भी इस तरीके के प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। दूसरा,
कचरा निपटान के प्रश्न में कई जगह पे प्लास्टिक को जलाया जाना एक विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे कि सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण और पीएम कणों का उत्सर्जन होता है। तो ये दो प्रमुख कारण इस रिपोर्ट में माने गए हैं। जारी किसने करी है? विश्व बैंक, जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पर्यावरणीय संस्थान नहीं है और पर्यावरणीय रिपोर्ट जारी की है खासकर साउथ एशिया में, और भारत साउथ एशिया में एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रहा है। विकसित और विकासशील देशों की जब बहस होती है पर्यावरणीय मामलों में, तो भारत वहां पे दक्षिण एशिया का नेतृत्वकर्ता बन के उभरता है। तो इसलिए रिपोर्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये थी आज की 15 प्रश्नों की श्रृंखला। वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ में जो इस बार यूपी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल प्रशासनिक गुरुकुल, और प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकॉन, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस आते हैं उसके आपको मिलते रहें। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।